सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जोहार। मैं भीषम सिन्हा और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक में। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे माहो कीट के बारे में। माहो कीट जो धान की फसल का एक प्रमुख कीट है और जिससे धान की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे माहो कीट के बारे में, और इसके बारे में सभी चीज़ें हम किसान भाइयों को जितना ज़्यादा हो सके उतना बताने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चर्चा का विषय रहेगा माहो कीट क्या है और ये कैसे नुकसान पहुंचाता है और इसके लगने का कारण क्या है और इसका निराकरण हम कैसे करेंगे। तो इस बारे में आज चर्चा करेंगे हम। और किसान भाइयों, आज की जो चर्चा है वो मैं हिंदी में कर रहा हूँ ताकि और जो छत्तीसगढ़ी नहीं समझ पाते वो किसान भाइयों तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माहो के बारे में। अधिकतर हम जानते हैं, है ना, जो किसान भाइयों लोग भी जानते हैं कि ये दो प्रकार से हम ज़्यादा माहो के बारे में जानते हैं। एक जीएलएच और एक बीपीएच। जीएलएच मतलब ग्रीन लीफ हॉपर और बीपीएच मतलब ब्राउन प्लांट हॉपर, मतलब भूरा माहो। और नुकसान पहुंचाता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है भूरा माहो। भूरा माहो अगर लगता है तो वो अगर ज़्यादा मात्रा में लगता है तो फसल को पूरा एक गोल घेरे में उसको नुकसान कर देता है और इसमें हमारा जो फसल का उत्पादन है वो डाउन हो जाता है। तो ये माहो का जो जीवन चक्र है वो 3 चरण में पूरा होता है और लगभग लगभग 25 से 30 दिन में इसका एक पीढ़ी, मतलब इसके एक अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है, जीवन चक्र पूरा कर लेता है। और इसमें 3 जो वो है अवस्था है, एक एग है मतलब अंडा, और दूसरा आपका नीम, और तीसरा आपका एडल्ट मतलब वयस्क, है ना। तो इसमें से नुकसान जो पहुंचाता है ज़्यादातर नीम की अवस्था जो है वो नुकसान पहुंचाता है। अंडे से लगभग लगभग 6 से 8 दिनों में अंडे से निकल जाता है और निकलने के बाद में ये नुकसान पहुंचाना चालू करता है। निम्फ अवस्था में आता है, निम्फ अवस्था के बाद में एडल्ट अवस्था, वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था प्रजनन के बाद में अंडे देने का काम करता है और वो वयस्क भी नुकसान पहुंचाता है और निम्फ भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें जो है 2 तरीके से नुकसान पहुंचाता है। एक तो पौधे के तने को रस को चूस करके नुकसान पहुंचाता है। दूसरा इनडायरेक्ट नुकसान। इनडायरेक्ट नुकसान मतलब हम बोल सकते हैं कि जब ये निम्फ अवस्था में उसमें चिपका रहता है पौधे के, आप जब नीचे देखोगे ऐसे दोनों दो पौधों के बीच में से हाथ डाल करके उसको नीचे जब हटा करके देखोगे तो नीचे में पूरे पौधे के तने से जो चिपका रहता है, तो चिपका रहता है उसमें एक हनी ड्यू चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है ना, पौधे के तने में चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जिसके कारण ये चिपचिपा पदार्थ पूरे तने में फैल जाता है और उसके कारण ये वहां उस अवस्था को, उस जगह को काला कर देता है। काला करने से होता यह है कि वो चिपचिपा द्रव जो है वो पूरा चिपक जाता है और काला होने के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधा आता है और उसके कारण जो बाहरी फंगस है ना, फफूंद है, बैक्टीरियल है ना, वायरस, जो अन्य बीमारियां हैं उनको भी वो वहां घर करने का मौका मिल जाता है। तो ये 2 तरीके से नुकसान पहुंचाता है ये अवस्था, एक को चिपचिपा द्रव निकाल करके और एक रस चूस करके। तो ये हो गए आप एक साधारण सी छोटी सी जानकारी माहो के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कारण, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण वो हमारे खेत में प्रवेश करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनावश्यक यूरिया के बारे में। अनावश्यक यूरिया खाद को प्रयोग करना जिससे धान हरा तो दिखता है लेकिन गहरा हरा दिखता है। गहरा हरा दिखने के कारण वो बहुत ज़्यादा हरा होने के कारण उसमें कीड़े और बीमारियों की संख्या बढ़ती जाती है। दूसरा, मेड़ का साफ सफाई न होना। ये मेड़ वाला जो बात है मैं हर वीडियो में किसान भाई को बताता हूँ कि मेड़ को साफ सफाई रखने से आपका कीड़ा और बीमारी की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि ये उसका होस्ट का काम कर देता है, मतलब उनका घर का काम कर देता है और उसमें एक घर किए रहते हैं और उसके बाद वहां से उड़ करके वो पौधों हमारी मुख्य फसल में जा करके नुकसान पहुंचाता है ना। तो आप किसान भाई मेड़ को साफ सुथरा रखें जिससे इसकी आने की संभावना कम हो। तीसरा चीज, जैसे हम बात करें मौसम, है ना, मौसम जैसे उमस वाला मौसम है ना, और पौधों में घना घना ज्यादा है, मतलब जैसे बोता विधि से हम लगाते हैं तो बोता विधि से कई किसान भाई जो है बहुत घना लगा देते हैं
है ना। तो घना लगने के कारण उसमें एरेशन मतलब हवा का संचार अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण उमस बढ़ता है अंदर में, और यूरिया तो डला ही रहता है ना। तो गहरा हरा हो जा रहता है, उसके कारण भी उमस बढ़ने के कारण भी ये कीड़ा और बीमारी लगने की समस्या बन जाती है, और इसी कारण से महू भी वहां आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है। ये हो गया इसके कारण। और दूसरा चीज हम बात करते हैं इसके ऐसा क्या उपाय करें कि ये ना लगे। तो ये जितने कारण बताया हूं उसको आप हटा दोगे, है ना, तो ये इसका ना लगने का कारण भी बन जाएगा। जैसे कि मतलब मेड़ को हम साफ सुथरा रखने के लिए बोल रहे हैं, है ना, यूरिया का संतुलित प्रयोग करना है, इतना प्रयोग करना है कि हमारे फसल के लिए पर्याप्त हो, अनावश्यक यूरिया का छिड़काव नहीं करना है ना। खेत में ज्यादा समय तक पानी को रोक करके नहीं रखना है। अगर आपके खेत में 2-3 प्रकार का जमीन रहता है, मतलब कोई जैसे किसान भाई का फसल जो है बीज खार में रहता है, खार मतलब हमारे तरफ जो खेत है उसको खार भी बोलते हैं, तो बीज खार में है और वहाँ पानी का आवक ज्यादा है ना, तो उस स्थिति में किसान भाई अपने खेत के मेड़ को फोड़ करके रखते हैं ताकि पानी बहता जाए। अगर आपके पास में पानी की सुविधा है तो ज्यादा दिन तक आप उसमें पानी रोक करके ना रखो, और ज्यादा दूरी तक पानी भर के ना रखो। जैसे पौधे इतना बड़ा, इतना इतना दूर तक के, जमीन से लेकर के इतना दूर तक आप पानी, इतना पानी भर दिए हो, तो उसमें पानी रुकने के बाद में ये समस्या आती है। फंगस भी, सीड ब्लाइट की भी समस्या बन जाती है, जिसके कारण तो वो हमको ये करना है कि अनावश्यक पानी रोक करके नहीं रखना है, पानी को बीच बीच में छोड़ते रहना है। अगर आपके पास बोर की सुविधा है तो वहां से आप पानी भर सकते हैं दोबारा, है ना। अगर बोर की सुविधा नहीं है तो आप पानी जिरवानी रखें। जिरवानी मतलब हमारे तरफ जिरवानी छिपछिपा, मतलब जो इतना पानी रहता है उसको जिरवानी छिपछिपा पानी बोलते हैं, है ना। तो उतना पानी आप खेत में डाल करके रख सकते हैं। और इसको एक रोकने उपाय जो बता रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा उपाय है, आप लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करो, है ना। अधिकतर जो कीड़े रहते हैं वो रात्रिचर रहते हैं। रात्रिचर मतलब रात में नुकसान करते हैं, जिसमें से ये भी लगभग उसी कैटेगरी में आ जाता है और रात को अधिकतर नुकसान पहुंचाता है। तो हमको, अगर किसी किसान भाई का खेत जो है घर से लगा हुआ है, तो आप वहां पर लाइट लगा करके रख सकते हैं, और नीचे में एक धमेले में पानी भर के रख दीजिए, या उसमें हल्का सा निरमा पानी या कोई तेल डाल करके। तो क्या है, वो लाइट के प्रति आकर्षित होता है, और लाइट के प्रति आकर्षित होता है और वहां बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे होने लगते हैं। इकट्ठा होने के बाद में वो नीचे गिरना चालू हो जाता है। या फिर उसी के पास एक झिल्ली या पॉलीथीन लगा करके उसको तेल से भिगो करके वहां रख दीजिए, और वो जैसे जैसे वहां आते जाएगा कीड़ा, वो पूरा चिपक चिपक करके उसमें गिरते जाता है। एक ये उपाय आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया उपाय रह जाता है। किसी किसान भाई का खेत अगर दूर में है, दूर खार है ना, गांव से बहुत दूर है, घर से बहुत दूर है, तो उसमें आप बिजली कनेक्शन करके लाइट तो नहीं लगा सकते, तो उसके लिए एक आता है लाइट ट्रैप करके, एक लाइट ट्रैप मशीन आता है ना, थोड़ा छोटा सा रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता, उसमें लाइट लगा रहता है। अगर उसमें सोलर सिस्टम अगर आपके पास सुविधा उपलब्ध है तो वहां से आप लाइट कनेक्ट करके आप रख सकते हैं। उसमें भी ये कीड़ा आकर के एकत्रित होता है, वहां से भी आप इसको नुकसान होने से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो हम निराकरण बता रहे थे, उस निराकरण में एक उपाय और है। जैसे भी किसी खेत में माहू लगता है ना, तो माहू पूरा खेत को एक साथ अपने चपेट में नहीं लेता, वो कहीं 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 गोल गोल घेरे में वो नुकसान पहुंचाता है। तो अपने को क्या करना है, जिस जगह में माहू ने नुकसान पहुंचा है उस जगह को पूरा रस को चूस के उसको सुखो दिया, या उसको बर्न कर दिया, हापर बर्न बोलते हैं उसको, है ना। तो हापर बर्न कर दिया, जला दिया उस जगह को। तो अपने क्या करना है, उसको अलग कर देना है, भंगिया देना है, हमारे छत्तीसगढ़ी में ऐसे भंगिया देना बोलते हैं। हमको क्या करना है, अलग कर देना है, मुख्य फसल से अलग कर देना है, बीच में ऐसे चारों तरफ नाली टाइप के बना देना और अलग कर देना है। इसका कारण ये है कि माहू कभी भी चलता है तो ऐसे तिरछा चलता है, और चलते हुए वो जब कोई बॉर्डर आता है या नाली आता है या मेड़ आता है ना, उसको क्रॉस नहीं करता, वो फिर वहीं से रिपीट घूम करके उस जगह को ही नुकसान करता है। तो इससे क्या होगा कि हम अगर नाली बना देते हैं चारों तरफ में उसके, तो ये हमारा मुख्य फसल जो और इधर फसल लगा हुआ है एक ही खेत में, उसको नुकसान होने से हम बचा सकते हैं। दूसरा, जब भी आप धान लगा रहे हो तो पाटी जरूर मारा करो। पाटी मारने का मतलब 1 फीट की जगह आप लाइन से ऐसे छोड़ दिया करो। उससे क्या होता है, हवा का संचार बढ़िया होता है, दवाई
छिड़काव करने के लिए जगह मिल जाती है। साथ ही साथ अगर माहू लगता है तो इस ओर में लगा है, मान लो जाए इस ओर में माहू लगा है, तो अगर बीच में पार्टी छूटा हुआ है तो पार्टी के इस पार माहू नहीं लग पाएगा, है ना। इसके केमिकल नियंत्रण के लिए, है ना, केमिकल नियंत्रण के लिए बात करते हैं तो केमिकल नियंत्रण में तो इसमें दवाई जैसे मैं बता रहा हूँ, एक आता है ट्राइफ्लोमिजोपाइरम करके आता है 10% SC में, है ना। ये 94 ml की डोज में जाता है 1 एकड़ में। और एक दवा आता है पाइमेट्राजिन आता है 50% WG, ये दाना में रहता है, सफेद सफेद दाना में रहता है, इसको आप उपयोग कर सकते हो, ये भी बढ़िया दवाई है। और एक आता है डाइनेटोफ्यूरान आता है 20% SG में, ये भी बहुत बढ़िया दवाई है। और अगर ज़्यादा लगा है तो इथियान प्लस साइपरमेथ्रिन का भी कॉम्बिनेशन में आता है ना, उसको भी आप चला सकते हो अगर ज़्यादा मात्रा में लगा है और धान आध पका हो चुका है ना। अब धान को कटना है, उसके बावजूद भी लगा रहता है कई खेत में, है ना, तो उस स्थिति में आप इसको भी चला सकते हो। ये तुरंत झड़ा करके पानी को खाली कर दो, और आधा पकने की अवस्था हो गया है तो आप खेत में पानी ना रखें, उस शीत के माध्यम से ही पकना चालू हो जाता है। लेकिन याद रखिए, ये जितने भी दवाई हमने बताया है ना, दवाई सब बढ़िया रहता है। किसान भाइयों, जो जितने हम केमिकल दवाई बताए हैं, है ना, जितना दवाई मैं बताया हूँ, है ना, उसको तो आप छिड़काव करोगे ही। एक दवाई छिड़कते समय एक सावधानी बिल्कुल आप रखा करो। इस असावधानी के चलते, है ना, इसको सावधानी न रखने के कारण और इस जानकारी ना होने के कारण इसमें हमारा नुकसान होता है। इस कारण दवाई काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, 3-4 दवाई को मिला मिला के हम छिड़काव कर देते हैं। कोई और महंगा दवाई डाल दिए, उसके साथ और पाइमेट्राजिन डाल दिए, तो उसके साथ फंगीसाइड डाल दिए, तो उसके साथ इंसेक्टिसाइड डाल दिए। ऐसे कर क्या करते हैं, 3-4 दवाई को मिक्स कर देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा हमारे साथ गलत हो जाता है, क्योंकि 3-4 दवाई को हम मिक्स करते हैं, उसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो एक दवाई दूसरे दवाई से रिएक्ट होता है, तो हमारा रिजल्ट सही नहीं आ पाता, दवाई जो है फट जाता है। कोशिश हम ये करें, भले एक दिन में 1 स्प्रेयर या 1 एकड़ का ही छिड़काव करें, तो ज़्यादा हो 1 या 2 दवाई के आगे हमको नहीं मिलाना चाहिए, है ना। 3-4 दवाई हम मिक्स कर देते हैं जाने अनजाने में, और इसके कारण से हमको सही रिजल्ट या सही परिणाम नहीं मिल पाता। तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा आपको कि कौन से दवाई को किस दवाई के साथ मिला करके छिड़काव करते हैं। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नियंत्रित करने के उपाय जो बताए हैं, वो घरेलू उपाय अगर उपयोग में लाते हो तो आपको नुकसान कम उठाना पड़ेगा या बहुत कम नुकसान उठाना पड़ता है। और कुछ अवस्था में, जैसे क्लाइमेट चेंज, है ना, पानी ज़्यादा गिर दे रहा है, उमस ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होने के कारण हम कोशिश ये करते हैं कि पानी अगर नहीं गिर रहा है तो आप पानी खाली करके दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। दवाई का अगर ज़्यादा लगा है तो दवाई का छिड़काव करो और पानी को खाली कर दो। तो इस अवस्था से इस 3-4 प्रकार के जो उपाय हैं, वो उपाय का उपयोग करके हम माहू के जैसे कीट से बच सकते हैं। तब तक के लिए ये एक जानकारी था, और इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल महामाया एग्री क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। और ये हमारी जो जानकारी है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में आपको मिल जाएगी, दोनों भाषा में आप जानकारी देख सकते हो, अलग अलग फसल के बारे में और दूसरे कृषि से संबंधित जानकारी के बारे में। तब तक के लिए जय जोहार।